नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये योजना, हालांकि ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उस समय की ये योजना है। अब इस योजना को फिर से एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक के लिए। तो क्या है इस योजना के बारे में, वो सारी जानकारी हम लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेज ओपन हुआ है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है बस PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटा, करंट डाटा है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये योजना क्या है, इस योजना में क्या क्या है और ये योजना कैसे बनी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है, मतलब भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, इसमें हमको सिंचाई को बढ़ावा देना है, सिंचित खेती को बढ़ाना है। तो उससे पहले कुछ डाटा हमको जान लेने चाहिए कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। देखो, इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। यानी हमारे भारत के पास कुल इतनी भूमि है। अब इस पूरे में तो हम खेती नहीं करते। नेट सोन एरिया, जितने एरिया में हम खेती करते हैं उसे कहा जाता है नेट सोन एरिया। कि भाई 329 मिलियन हेक्टेयर में से हम कितने एरिया में खेती कर रहे हैं, लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर में, 141 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम करते हैं खेती। ये है हमारा नेट सोन एरिया। अब ये जो एरिया जिसमें हम खेती कर रहे हैं, अब खेती करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पानी की। वो पानी कहाँ से आएगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 45%, ये जो टोटल एरिया है ना, इसमें से केवल 45% एरिया, यानी कि लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसमें हम इरिगेशन दे पाते हैं। बस बाकी का जो 65% एरिया है वो अपना पूरा रेनफेड है। यानी कि पूरी तरह से हम बारिश पर निर्भर है इस 65% एरिया पर। रेनफेड का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन दी रेनफॉल। यानी कि अगर बारिश हुई तो खेती होगी, बारिश हुई तो खेती नहीं हो पाएगी। यानी कि अभी भी हमारे इंडिया के अंदर जितनी खेती की जा रही है उसमें 65% खेती केवल और केवल बारिश पर निर्भर है। यानी कि जहां बारिश पर निर्भरता होगी वहां पर सबसे ज़्यादा रिस्क होगा, सबसे ज़्यादा रिस्क। वहां पर सबसे कम उपज मिलेगी, लो यील्ड मिलेगी। क्यों होती है भाई सबसे ज़्यादा रिस्क? सबसे ज़्यादा भाई सीधी सी बात है, बारिश पर निर्भर हो आप, बारिश नहीं हुई तो क्या कर लोगे? खेती खत्म। और लो यील्ड की बात मैंने क्यों की? क्योंकि फसल है भाई। अब फसल को, क्रॉप को रिक्वायरमेंट पानी की आज है। अब आज ही तो बारिश नहीं करवा दोगे, और बारिश को भी नहीं पता कि भाई फसल को आज ज़रूरत है तो मैं आज ही हो जाना है। आज ज़रूरत है, पानी बरस रहा है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 10 दिन पहले ही बरस गया जब पानी की ज़रूरत नहीं थी। और कितना बरस रहा है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितना चाहिए उतना पानी गिरा ही नहीं, या बहुत ज़्यादा पानी गिर गया। तो इस वजह से क्रॉप की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट होती है, तो उपज बहुत कम होती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आज भी 65% जो खेती हमारे इंडिया में की जा रही है वो रिस्क की ज़्यादा है, हाई रिस्क पर है। पूरी कैसी है? रेनफेड है। और केवल 45% जो खेती है वो इरिगेटेड है। इरिगेटेड का फ़ायदा बस यही है कि हम समय पर इरिगेशन दे सकते हैं, जब क्रॉप को ज़रूरत पड़ेगी उतना इरिगेशन दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है और उपज जो है वो अच्छी ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू रेनफेड। तो हमारा टारगेट क्या है? हम सब क्या चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब ये कंपैरिजन आप देखोगे तो सब यही कहेंगे कि भाई हमारे पास इरिगेटेड खेती होनी चाहिए, इरिगेटेड ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो परसेंटेज है 45%, इसको बढ़ाना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब ये योजना लॉन्च हुई थी आपकी? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को ये योजना लॉन्च की गई। जब ये योजना लॉन्च की गई तो इस योजना का एक, कहते ना, आदर्श वाक्य, एक मोटो, हर किसी योजना का एक आदर्श वाक्य बनाया जाता है कि भाई इस योजना की पहचान क्या होगी। तो इसका जो मोटो रखा गया वो था, हर खेत को पानी, हर
खेत को पानी, ये इसका मोटो था, इसका आदर्श वाक्य था, जो अब इसका एक कंपोनेंट भी है कि भाई हर खेत तक हमको पानी पहुंचाना है। अच्छा, ये जो योजना थी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है, सेंटर की तरफ से थी, लेकिन फिर भी इसमें स्टेट की भी भागीदारी थी। मतलब यहाँ पर सेंटर और स्टेट का अगर मैं रेशो कहूँ तो वो 75:25 का है, यानी कि 75 सेंटर खत्म करेगी तो 25 स्टेट खत्म होगा। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर ये रेशो थोड़ा सा बदल जाता है, वहां पर 90:10 का रेशो है। तो ये रेशो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसके उद्देश्य बनाए गए, क्या क्या हमको इस मिशन में हमको पूरा करना है, क्या उद्देश्य लेकर चले। सबसे पहला उद्देश्य तो हमको कल्टीवेटेड एरिया बढ़ाना है, और कल्टीवेटेड एरिया भी कौन सा, जो इरीगेटेड वाला है। मतलब हमको कुल मिलाकर के कल्टीवेटेड एरिया अंडर इरिगेशन उसे इंक्रीज करना है, या सिंपल भाषा में कहें तो हमको यहाँ पर इंक्रीज करना है इरीगेटेड एरिया। तो इरीगेटेड एरिया को हमको बढ़ाना है, ये पहला टारगेट। उसके बाद दूसरा टारगेट ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को हमको बढ़ाना है कि भाई कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकें। तो यहाँ पर हमको वाटर यूज एफिशिएंसी हमको बढ़ानी है। अब वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, खास करके माइक्रो इरिगेशन जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने का, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, पानी भी कम खर्च करता है और फसल की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। इसके अलावा खेती पर आपका जो भी पानी वेस्ट जा रहा है उसको कम करना है, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की जो भी बर्बादी हो रही है उस बर्बादी को हमको कम करना है। इसके अलावा माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर हमको जो बारिश का पानी है उसको भी यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि बारिश का पानी सरकार ही इकट्ठा करेगी, बड़े बड़े डैम बनाए जाएं, बड़े बड़े रिजर्वॉयर बनाए जाएं, तभी बारिश का पानी इकट्ठा करके आपको मिलेगा। आप भी अपने स्तर पर पानी को इकट्ठा कर सकते हो, रेन वाटर को यूज़ कर सकते हो, वो भी इसके अंदर दिया गया है। तो रेन वाटर को इसमें यूज़ करना है एट माइक्रो लेवल, तो माइक्रो लेवल पर हमें इसमें यूज़ करना है। और यहाँ पर दो शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं जिनके माध्यम से हम ये यूज़ करेंगे। एक तो है जल सिंचय और दूसरा है जल सिंचन। तो जल सिंचय और जल सिंचन के माध्यम से हम यहाँ पर जो रेन वाटर है उसको माइक्रो लेवल पर यूज़ करेंगे, माइक्रो लेवल पर उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन को हम लोग कह सकते हैं कि एनकरेज करेंगे किसानों के लिए, किसानों से कहेंगे कि आप माइक्रो इरिगेशन को अपनाइए, क्योंकि इस योजना का एक और बड़ा अच्छा कंपोनेंट है जिसको कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर एक बूंद बड़ी कीमती है। यहाँ पर बूंद बूंद की बात की गई है कि भाई हर एक बूंद क्रॉप के लिए ही जानी चाहिए, हम पानी की बर्बादी क्यों करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इस पॉइंट को, इस कंपोनेंट को पूरा करने के लिए, और ये कंपोनेंट तभी पूरा हो सकता है जब तक माइक्रो इरिगेशन ना लागू हो जाए, क्योंकि बिना माइक्रो इरिगेशन के हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले सिद्धांत पर जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हर किसान को हमें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है कि आप माइक्रो इरिगेशन लीजिए। अब किसान कहेगा बड़ा खर्चा होता है इसमें, तो ड्रिप में, स्प्रिंकलर में, तो उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी। तो यहाँ पर जो माइक्रो इरिगेशन है वो सब्सिडी बेसिस पर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी और किसानों को कहा जाएगा कि आप माइक्रो इरिगेशन की तरफ शिफ्ट होइए। इसके अलावा इसी स्कीम के अंदर, इसी योजना में जितने भी एक्वाफर्स हैं, यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं जो बेकार पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, उनको वापस से रिचार्ज करो, रिचार्ज दी एक्वाफर्स। एक्वाफर्स मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं उनको आप रिचार्ज कीजिए। और एक और है यहाँ पर, जैसे अपने शहरों में अगर हम बात करें, जहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो अपना जो वेस्ट वाटर है अपना, जैसे कि गटर में बहने वाला पानी, नालियों में बहने वाला पानी, अपने घर में हमने किचन में पानी यूज़ कर लिया, वो नालियों में गया, हमारे घर के शौचालय से जो पानी निकला वो पानी, इस पानी का क्या करें। तो ये इस योजना के अंतर्गत ये जो पानी है, ये जो म्युनिसिपल वाला पानी है, गंदा पानी है, इस पानी को आप पहले साफ़ कीजिए,
अब देखो इस पानी को आप कितना भी साफ कर लो कोई पिएगा तो नहीं, आप बिना बताए उसको पिला दो तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी से ये कह दो कि भाई ये गटर का पानी है और मैंने इसको साफ कर लिया अब आप इसे पी लो, तो वो नहीं पिएगा। तो पीने के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, तो उस पानी का क्या किया जाए, उस पानी को हम लोग एग्रीकल्चर में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी म्युनिसिपल वाला पानी है जिसको हम लोग कहें कि रीयूज़ हमको करना है, रीयूजिंग ट्रीटेड, ध्यान रखना वाटर का ट्रीटमेंट जरूर करना है। अगर आप डायरेक्ट उस गटर के पानी का इस्तेमाल करोगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी, वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हैवी मेटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ट्रीटेड करना है, ट्रीटेड म्युनिसिपल बेस्ड वाटर, जितना भी नगर निगम का जो वेस्टेज वाटर है इन सभी पानी को हम यूज़ करेंगे कहाँ, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में। अब आप कहोगे सर ये एक नया शब्द कहाँ से सुन रहा है, ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना भाई। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर ये क्या होता है? पेरी अर्बन एग्रीकल्चर जितने भी नगर निगम हैं या शहर हैं उन शहर के आसपास के जितने भी गांव हैं जहां पर खेती होती है उसे कहते हैं पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। अब भाई उस शहर का जितना भी गंदा पानी होगा उस गंदे पानी को हम ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाएंगे, क्यों अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन का वेस्टेज करें। तो शहर के नज़दीक जितने भी गांव हैं जहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है वहां पर उस पानी को सप्लाई कर दो। और यूजुअली इस पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में जो खेती होती है वो यूजुअली वेजिटेबल्स की ही होती है या कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर की, हालांकि और खेती भी होती है, फील्ड क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर इनकी खेती पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में ही की जाती है। क्योंकि वेजिटेबल की खेती अगर कोई शहर से 200 किलोमीटर दूर कर ले, 100 किलोमीटर दूर कर ले, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या किस भाव में पड़ेगी उसको वेजिटेबल। हमेशा जो भी सब्जियों की खेती करता है, हॉर्टिकल्चर की खेती करता है, वो शहर के नज़दीक ही करता है जिससे आसानी से मार्केट तक उसे पहुँचाया जा सके। तो इसके अलावा पाउल्ट्री वगैरह, मुर्गी पालन जो लोग कर रहे हैं और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है वो सब पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। तो वहाँ पर इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम सप्लाई कर सकते हैं उसको ट्रीट करके, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर माइक्रो इरीगेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, वो डाटा आप लिख लीजिएगा। वही डाटा जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी वहीं से लिया गया है, आप भी उस वेबसाइट से वो डाटा चेक कर सकते हैं। तो करंट डाटा है वो आप लिख लीजिए कि भाई इंडिया के अंदर टोटल माइक्रो इरीगेशन का एरिया कितना है, 5.87 लाख हेक्टेयर, ये टोटल एरिया है अंडर माइक्रो इरीगेशन। माइक्रो इरीगेशन में जो टोटल एरिया है वो कितना है, 5.87 लाख। अब इसमें दो बड़ी मेन चीज़ें, एक है ड्रिप इरीगेशन और दूसरा है स्प्रिंकलर। तो ड्रिप का भी लिख लो और स्प्रिंकलर का भी लिख लो। ड्रिप इरीगेशन का है 2.90 लाख हेक्टेयर, ये ड्रिप इरीगेशन में इतना एरिया है अपने इंडिया के अंदर, और स्प्रिंकलर में है 2.97 लाख हेक्टेयर, ये स्प्रिंकलर का है। ये तीनों डाटा आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको मर्ज किया गया था इसके अंदर, जिसमें से एक स्कीम है AIBP, ठीक है, जो आज के समय कंपोनेंट भी है इसका। AIBP का मतलब होता है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें एक्सेलरेट किया जा रहा है, किसी चीज पर जोर दिया जा रहा है। क्या जोर दिया जा रहा है, देखो ये जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है जो 96-97 में इसकी शुरुआत हुई थी, 96-97 में इसकी शुरुआत हुई थी और केंद्र सरकार ने ही इसकी शुरुआत की थी। इसका मेन जो एम था वो था कि भाई जितने भी मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे, भाई प्रोजेक्ट शुरू करना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसको कंप्लीट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जितने भी मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं आपके, जो अभी पेंडिंग में हैं, जिनको शुरू तो कर दिया गया लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुए, या जिन राज्यों के कैपेबिलिटी से वो बाहर हो गए कि भाई इसको ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे इसको फिनिश, तो ऐसे जितने भी मीडियम और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग में हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए, उनको एक्सेलरेट करने के लिए उनको धक्का दिया जा रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी आप पूरे हो जाओ। उसके लिए ये AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 96-97 में, और जब अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई तब इस AIBP को उसी में मर्ज कर दिया। अच्छा क्या इसने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए थे क्या, तो उसके बारे में भी थोड़ा डाटा ले लो। जब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज हुई
उससे पहले की अगर हम बात करें, बिफोर द मर्जिंग इनटू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उससे पहले की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत लगभग 297 इरिगेशन प्रोजेक्ट आ गए थे। मतलब ये 297 इरिगेशन प्रोजेक्ट को मदद कर रहा था कि भाई तुम जल्दी से जल्दी पूरे हो जाओ, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पूरे हो जाओ, उनको कंप्लीट करवा रहा था। और उसमें से इन्होंने आई थिंक 143 इरिगेशन प्रोजेक्ट, 297 में से 143 इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट भी करवाए। और 5 इरिगेशन प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको बंद करना पड़ा, जो कंप्लीट नहीं हो पाए। 5 इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज्ड हुए, लेकिन 143 इन्होंने कंप्लीट भी करवाए। और ये AIBP अभी इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया और उसका एक कंपोनेंट की तरह आज भी काम कर रहा है ये, और अभी भी बाकी के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जा रहा है इसी AIBP के अंतर्गत। ये एक स्कीम हो गई जिसको इसमें मर्ज किया गया। इसके अलावा जो दूसरी है आपकी, वो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक ये था, इसको भी इसी के अंदर मर्ज किया गया था। ये एक्चुअल में शुरुआत हुई थी 2009-10 में, और इसका टारगेट बहुत बड़ा था। इतना बड़ा टारगेट था कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड प्रोग्राम घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा जो वाटरशेड प्रोग्राम था वो अपना चाइना का है, और दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड प्रोग्राम ये अपनी इंडिया का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट वाटरशेड प्रोग्राम है ये, आफ्टर चाइना। चाइना का वाटरशेड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वाटरशेड प्रोग्राम है। उसके बाद इंडिया का जो वाटरशेड प्रोग्राम वो दूसरे नंबर पे आता है। इसका टारगेट बहुत बड़ा था। इनका टारगेट था कि भाई 2027 तक हमको 55 मिलियन हेक्टेयर रेनफेड एरिया कवर करना है। यानी कि 55 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड था, उसको इरिगेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत बड़ा सोचो, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो 45% तो हमारे पास, यानी 65 मिलियन हेक्टेयर तो है ही, ये भी कंप्लीट हो जाए तो इरिगेशन हो गया पूरा। तो बहुत बड़ा टारगेट था। तो ये वाला जो था, इसके बहुत सारे आउटकम थे, मतलब इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे। एक तो सॉइल रन ऑफ को रोकना है, नेचुरल वेजिटेशन को अपन को रीजनरेट करना है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें थी। इसको भी फिर उसी के अंदर मर्ज कर दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। तीसरी जो योजना थी वो थी आपकी OFWM, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ये पूरी तरह से माइक्रो इरिगेशन के ऊपर डिपेंड है। इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। इसकी जो शुरुआत है वो 2006 से होती है, जनवरी 2006 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। माइक्रो इरिगेशन के नाम से, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन माइक्रो इरिगेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन माइक्रो इरिगेशन। कब? जनवरी 2006 में। उसके बाद फिर जून 2010 में इसको थोड़ा सा और स्केल्ड अप कर दिया, इसकी थोड़ी सी और बढ़ा दिया इसका, और इसको एक नेशनल लेवल पर लेकर के आ गए और नाम रख दिया क्या इसका, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन ये बना दिया भाई, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, जून 2010 में। और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को इसको पार्ट बना दिया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये किसका हिस्सा बन गया? पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये हिस्सा बना दिया। नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा बन गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च हुई तो उसको इसमें से निकाल करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में डाल दिया। तो ये ऑन फार्म
वाटर मैनेजमेंट ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, माइक्रो इरिगेशन पर, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन आ जाता है। इसके अलावा कुछ और इसमें बातचीत करें अपन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई ये जो योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक के लिए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक कितने किसान हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल चुका है, तो डाटा के हिसाब से लगभग 22 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनको इस योजना का बेनिफिट मिला है, फ़ायदा मिला है। इसके अलावा 2020 में अगर मैं बात करूं तो एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जियो टैगिंग, और ये ऐप लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये ऐप लॉन्च किया था जियो टैगिंग। और ये जियो टैगिंग भी एज अ कंपोनेंट ऑफ, ये भी किसका ही पार्ट है, किसका कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ठीक है, ये आप चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी वेबसाइट आपको बता देता हूँ। ये भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो डाटा मैंने आपको बताया था वो डाटा आपको यहीं मिल जाएगा। अब ये वीडियो तो आप आज देख रहे हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी आप इस लेक्चर को देखो। जो डाटा मैंने आपको बताया था माइक्रो इरिगेशन का, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार, क्योंकि 1 साल बाद भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, तो हो सकता है तब तक डाटा चेंज हो जाए। तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट कर लेना, यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। ये यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप और स्प्रिंकलर, ड्रिप का दिया हुआ है 2.90 यानी कि लाख हेक्टेयर, और स्प्रिंकलर का दिया है 2.97 लाख हेक्टेयर, और टोटल दिया है 5.88 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है। इसके टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, वो 6 कंपोनेंट भी आप यहीं देख लीजिए। एक तो AIBP जो आपको बताया था, दूसरा है हर खेत को पानी। अच्छा, हर खेत तक हमको पानी पहुंचाना है, वो पानी पहुंचाया कैसे जाएगा, इसके लिए नए नए इरिगेशन सोर्सेस हमको बनाने पड़ेंगे। जितने भी वाटर रिजर्वॉयर्स वगैरह जो कि बेकार पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको रिपेयर करो, वापस से उनको रिनोवेट करो। इस तरह से हमको हर खेत को पानी पहुंचाना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशंस, जिसमें आपका प्रोटेक्टिव इरिगेशन आ जाता है। इसके अलावा वाटर सेट भी इसका रखा गया है, और कन्वर्जेंस विद मनरेगा। तो इस तरह से इसके टोटल 6 कंपोनेंट बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब जैसे चलो कोई भी एक अपन डाटा इसको ओपन कर लेते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर इनको ओपन करें, ये लॉगिन आईडी मांग रहे हैं, गजब की बात है। चलो इसके डैशबोर्ड पर चलते हैं। हाँ, ये देखो ग्राफ वाइज कितना बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। फिजिकल टारगेट अचीवमेंट कितना है, फाइनेंशियल टारगेट अचीवमेंट कितना है, ये फाइनेंशियल ईयर भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, एरिया यहाँ पर लाख हेक्टेयर में दिया गया है। 2021-22 में 5.88 लाख हेक्टेयर एरिया, ये माइक्रो इरिगेशन का है, 5.88 लाख हेक्टेयर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया 5.88 लाख हेक्टेयर टोटल माइक्रो इरिगेशन का एरिया है। वही यहाँ पर, अरे भाई, वही यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बताया गया कि 2021-22 में 5.88 लाख हेक्टेयर था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। पूरी ग्राफ के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वेबसाइट्स हमेशा देखते रहो, यहाँ से आपको योजनाएं वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मिलती रहेंगी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।